वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम स्टडी करेंगे द गोल्डन रेवोल्यूशन सिक्योरिंग इंडियाज एडिबल ऑयल फ्यूचर। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे किचन्स में जो कुकिंग ऑयल है वो सिर्फ एक कमोडिटी है या फिर ये देश की नेशनल सिक्योरिटी का मामला है? बिल्कुल। आज हम इसी लिक्विड गोल्ड की कहानी को समझेंगे, एक ऐसी स्टोरी जो इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर को डिफाइन कर सकती है। तो चलिए सीधे इसके कोर में चलते हैं। साल 2026 में एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई और उसने एक बहुत बहुत बड़ी अलार्म बेल बजाई। रिपोर्ट ने साफ साफ कहा कि इंडिया की एडिबल ऑयल्स यानी जो हमारे कुकिंग ऑयल्स हैं उन पर इंपोर्ट डिपेंडेंसी ये कोई मामूली ट्रेड इशू नहीं है, ये हमारी नेशनल न्यूट्रिशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक स्ट्रेटेजिक रिस्क है। जरा इस फ्रेज पर ध्यान दीजिए, स्ट्रेटेजिक रिस्क। जब ये शब्द इस्तेमाल होते हैं ना तो समझ जाइए कि मामला कितना गंभीर है। और ये स्ट्रैटेजिक रिस्क एक नंबर में कैद है, 56%। हाँ, आपने सही सुना, 56%। हम अपनी जरूरत का आधे से भी ज्यादा कुकिंग ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। ये एक स्टैगरिंग फिगर है। इसका मतलब सीधा सा है कि हमारी थाली में जो तेल है उसमें से हर 2 बूंद में से एक से ज्यादा बूंद विदेशी है। यही 56% का आंकड़ा हमें एक बहुत ही वल्नरेबल, एक कमजोर पोजीशन में डाल देता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि जब हम ऑयल सीड्स की बात करते हैं ना तो हम सिर्फ कुकिंग ऑयल से कहीं ज्यादा बड़ी चीज की बात कर रहे होते हैं। देखिए, फंडामेंटली इंडिया में ऑयल सीड्स 2 मेजर कैटेगरीज में आते हैं। एक तरफ है एडिबल ऑयल सीड्स जैसे ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन। ये तो हमारे किचन्स की लाइफ ब्लड है, आपसे हमसे सबसे जुड़े हैं। और दूसरी तरफ है नॉन एडिबल ऑयल सीड्स जैसे कैस्टर, लिनसीड, नीम। ये शायद हमारे किचन में ना हो लेकिन ये हमारे इंडस्ट्री के व्हील्स को आगे बढ़ाते हैं। इनसे इंडस्ट्रियल ल्यूब्रिकेंट्स बनते हैं, पेंट्स बनते हैं और हाँ, फ्यूचर के लिए बायोफ्यूल्स का रास्ता भी यहीं से बनता है। और ऑयल सीड कल्टीवेशन का स्केल बहुत बड़ा है। इंडिया के टोटल ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का, यानी जितनी जमीन पर हम खेती करते हैं उसका लगभग 14.3% हिस्सा सिर्फ ऑयल सीड्स को डेडिकेटेड है। फूड ग्रेन्स के बाद ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल सेगमेंट है। तो साफ है, ये कोई छोटी मोटी फसल नहीं है, ये हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैकबोन है। लेकिन स्टोरी यहां पर और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी भूख बढ़ रही है तेल के लिए। देखिए, सिर्फ 2 डेकेड्स के अंदर एक एवरेज इंडियन की पर कैपिटा ऑयल कंजम्पशन ऑलमोस्ट डबल हो गई है, 9.85 केजी से सीधा 20.3 केजी पर। यह एक डिमांड एक्सप्लोजन है। अचानक से डिमांड बढ़ गई। राइजिंग इनकम्स, बदलती हुई डाइटरी हैबिट्स, इसकी वजह से डिमांड आसमान छू रही है और बेचारी हमारी डोमेस्टिक सप्लाई इस रेस में काफी पीछे रह गई है। तो एक तरफ बढ़ती डिमांड है और दूसरी तरफ सप्लाई जो उसके साथ कदम नहीं मिला पा रही। और यही हमें हमारे अगले सेक्शन पर लाता है, द 56% इंपोर्ट ट्रैप। ये एक पैराडॉक्स की कहानी है, एक अजीब विरोधाभास कि एक देश जो ऑयल सीड्स प्रोडक्शन में दुनिया का पावर हाउस है, वो अपनी ही किचन भरने के लिए विदेशों पर इतना निर्भर क्यों है? अजीब है ना? और जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंडिया सच में एक पावर हाउस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम कैस्टर, सेसमे और सैफ्लावर के प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 1 है, ग्राउंडनट में सेकंड और रेपसीड मस्टर्ड में थर्ड। ये हमारी स्ट्रेंथ्स हैं जिनके ऊपर हमें बिल्ड करना है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा बट है। इन टॉप रैंकिंग्स के बावजूद जब इस प्रोडक्शन को एक्चुअल वेजिटेबल ऑयल में कन्वर्ट किया जाता है तो पता है क्या होता है? ग्लोबल प्रोडक्शन में हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ 6 से 7% रह जाता है। सोच के देखिए, ये एक मैसिव गैप है। प्रोडक्शन में हम टॉप पर हैं लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में इतने पीछे। और इसी गैप को भरने के लिए हमें हर साल इंडोनेशिया, मलेशिया और अर्जेंटीना जैसे देशों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फॉरेन एक्सचेंज देनी पड़ती है। पैसा बाहर जा रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये गैप क्यों है? इसके रूट कॉजेज क्या हैं? इसकी जड़ में क्या है? चलिए अब हम थोड़ा डिटेक्टिव बनेंगे और इसकी जांच करेंगे। हमारा अगला सेक्शन है डायग्नोसिंग द यील्ड गैप। प्रॉब्लम को ठीक से समझने के लिए हमें उसकी प्रोडक्टिविटी यानी पर हेक्टेयर यील्ड को देखना होगा। तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन यही है, हमारी पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ग्लोबल जायंट्स जैसे अमेरिका, ब्राजील या मलेशिया के मुकाबले इतनी कम क्यों है?
इस एक सवाल के जवाब में ही हमारी आत्मनिर्भरता, हमारी सेल्फ रिलायंस की चाबी छिपी है। अच्छा, पार्लियामेंट्री कमेटी ने दो प्राइमरी कंस्ट्रेंट्स, दो मुख्य बाधाएं आइडेंटिफाई की हैं। पहला, लो सीड रिप्लेसमेंट रेट, एसआरआर। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि बहुत से किसान, खासकर छोटे किसान, अभी भी फार्म सेव्ड सीड्स यानी पिछली फसल से बचाए हुए बीजों का इस्तेमाल करते हैं। अब होता क्या है कि ये बीज टाइम के साथ अपनी जेनेटिक पोटेंशियल, अपनी पैदावार करने की क्षमता खो देते हैं। दूसरा, रेन फेड एरिया कंस्ट्रेंट्स। हमारी ज्यादातर ऑयल सीड कल्टीवेशन उन एरियाज में होती है जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, जो मॉनसून पर निर्भर है। मतलब किसान इंद्रदेव की दया पर खेती कर रहा है, और मॉनसून तो आप जानते ही हैं, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया, पर सोल्यूशन क्या है? इस इंपोर्ट ट्रैप से बाहर कैसे निकलें? चलिए अब कमेटी के दिए गए सोल्यूशंस पर चलते हैं। हमारा अगला सेक्शन है द 2026 मिशन रोड मैप। ये सेल्फ रिलायंस अचीव करने के लिए एक बिल्कुल क्लियर, एक 4 pronged स्ट्रैटेजी है। सबसे पहला रिकमेंडेशन है फाइनेंशियल शील्डिंग, मतलब किसानों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। इसके लिए पीएम आशा स्कीम को और भी मजबूत करने की बात कही गई है। अभी देखिए, टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन का सिर्फ 25% ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी पर खरीदा जाता है। कमेटी कहती है कि इसे बढ़ाकर 100% कर देना चाहिए। यह सिर्फ एक सब्सिडी नहीं है, ये एक गारंटी है। यह किसान को कॉन्फिडेंस देगा कि अगर वो व्हीट और पैडी जैसी सेफ क्रॉप्स छोड़कर ऑयल सीड्स उगाता है तो उसकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा, और मार्केट के उतार चढ़ाव से वो बचा रहेगा। एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है ये। दूसरा है द पाम ऑयल पुश। अब ऑयल पाम एक गेम चेंजर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पर हेक्टेयर किसी भी दूसरे ऑयल सीड से कई गुना ज्यादा तेल प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसमें एक चैलेंज है कि इसके पेड़ों को फल देने में 4-5 साल लग जाते हैं। अब इतना लंबा इंतजार कौन करेगा? तो यहां पर कमेटी ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम यानी NMEOOP को एक्सेलरेट करने की बात कही है। इसके तहत किसानों को शुरुआती सालों में वायबिलिटी गैप पेमेंट VGP दिया जाएगा, ताकि उनकी इनकम बनी रहे, और प्लांटिंग मटेरियल पर 80% तक की भारी सब्सिडी दी जाएगी। तीसरा सजेशन है द बायोटेक फ्रंटियर। ये सीधा फ्यूचर की तरफ एक लीप है। देखिए, ट्रेडिशनल तरीकों से नए बीज बनाने में सालों लग जाते हैं। यहां कमेटी कह रही है लेट्स यूज मॉडर्न साइंस। पहला, जीन एडिटिंग, और उसमें भी स्पेसिफिकली CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कि एक मॉलिक्यूलर सिजर है, एक ऐसी कैंची जो प्लांट के डीएनए को बहुत ही प्रिसाइसली एडिट कर सकती है। इसका यूज करके हम क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स बना सकते हैं, ऐसे बीज जो सूखा या हीट वेव्स झेल सके। दूसरा, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन यानी कि MAS। ये एक स्मार्ट ब्रीडिंग टेक्निक है जिसमें हम डीएनए मार्कर्स का यूज करके पहले ही पहचान लेते हैं कि कौन से प्लांट्स में जरूरी गुण है, जैसे हाई ऑयल कंटेंट। इससे ब्रीडिंग प्रोसेस बहुत बहुत फास्ट हो जाता है। और चौथा और आखिरी पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल। अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे बीज बना तो लिए, पर वो किसान के खेत तक कैसे पहुंचेंगे? कमेटी ने कहा है कि 2030 तक हर डिस्ट्रिक्ट में एक सीड हब होना चाहिए, ताकि किसानों को हाई यील्डिंग वैरायटीज अपने पास ही मिल सकें। और स्प्यूरियस सीड्स यानी नकली बीजों के धोखे से किसानों को बचाने के लिए साथी पोर्टल को 2027 तक सभी 36 स्टेट्स और यूटीज में एक्सपैंड किया जाना चाहिए। यह एक डिजिटल गार्ड की तरह काम करेगा जो क्वालिटी इंश्योर करेगा। तो इस स्लाइड में पूरी स्ट्रैटेजी को समराइज किया गया है। सिंपल है, किसान के प्राइस रिस्क के लिए 100% MSP प्रोक्योरमेंट, लो यील्ड सीड्स की प्रॉब्लम के लिए बायोटेक का सोल्यूशन, और नकली यानी स्प्यूरियस सीड्स से बचाने के लिए साथी पोर्टल और सीड हब्स का नेटवर्क। आप देख सकते हैं, हर चैलेंज के लिए एक टारगेटेड सोल्यूशन प्रपोज किया गया है। अब हम अपनी डिस्कशन के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, द फाइनल गोल। ये सिर्फ इंपोर्ट बिल कम करने के बारे में नहीं है, ये एक बहुत बड़े, एक नेशनल एम्बिशन से जुड़ा है। जैसा कि कमेटी ने कहा, We cannot be a 5 trillion economy while our kitchens are dependent on foreign oil. ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। इसके इम्प्लीकेशंस बहुत गहरी हैं। ये फूड सिक्योरिटी को हमारे इकोनॉमिक एम्बिशंस के बिल्कुल सेंटर में रखता है। एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की नींव विदेशी तेल के इंपोर्ट पर नहीं रखी जा सकती। तो आखिर में येलो सॉवरेनिटी क्यों जरूरी है? क्योंकि इसका मतलब है नेशनल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। इसका मतलब है हिडन हंगर से लड़ना।
ये एक ऐसी कंडीशन है जहां लोगों को कैलोरीज तो मिल जाती हैं, लेकिन जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स नहीं मिलते हैं, और ये ऑयल्स में होते हैं। इसका मतलब है किसानों का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, और हाँ, इसका मतलब है हमारी कीमती फॉरेन एक्सचेंज को बचाना। तो हम इस आखिरी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ इस डिस्कशन को खत्म करते हैं कि क्या इंडिया की लैब्स में हो रहा रिसर्च और किसानों के लिए बनाई गई पॉलिसीज आखिरकार हमारी किचन्स को सिक्योर कर पाएंगी? रोड मैप तो सामने है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ही आने वाले समय में इस सवाल का जवाब देगा। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, like, share and subscribe to the channel.